नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। जयकारों के साथ शीतकाल के लिए बंद हुए केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट। मां गंगा भी मुखबा में हुई विराजमान। 6 माह तक शीतकालीन प्रवास में हो सकेंगे दर्शन। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली विश्वविद्यालय में जुटेंगे देश भर के 74 कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति। 27 अक्टूबर से होगा 2 दिवसीय विचार मंथन सत्र का आयोजन। प्रदेश में हिम तेंदुओं को संरक्षण देने में जुटा है वन विभाग। गंगोत्री नेशनल पार्क में सर्वाधिक 35 हिम तेंदुए। वन्य जीव पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। प्रदेश में शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देंगे होटल व्यवसायी। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिले के सभी होटल देंगे 50% की छूट। और सर्दियों की दस्तक के साथ ही कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में उमड़ने लगे प्रवासी पक्षी। पार्क प्रशासन ने बढ़ाई मुस्तैदी। अब समाचार विस्तार से। चारधाम यात्रा अब लगभग समाप्त होने की ओर है। गंगोत्री धाम के बाद आज केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट भी बंद हो गए, जबकि बद्रीनाथ धाम के कपाट 25 नवंबर को बंद होंगे। इस बार लगभग 3 महीने तक मानसून के चलते चारधाम यात्रा कई बार बाधित हुई। इसके बावजूद चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड तीर्थयात्री पहुंचे हैं। इस बीच आज केदारनाथ धाम के कपाट सुबह विधि विधान के साथ शीतकाल के लिए बंद हो गए। केदारनाथ की डोली अब ओमकारेश्वर के लिए रवाना हो गई है। कपाट बंद होने के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कपाट बंद होने के दौरान केदारनाथ में थे। उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड 17 लाख से भी अधिक श्रद्धालुओं ने केदारनाथ धाम के दर्शन किए। बाबा की कृपा से यात्रा बिना किसी विघ्न के निर्विघ्न रूप से आज कपाट बंद हो गए हैं और अब हमारे ऊखीमठ में, जहां बाबा का शीतकालीन प्रवास होता है, शीतकालीन गद्दी का प्रवास स्थल है, वहां पर पूजा और समस्त विधि विधान वहां पर आगे चलेंगे। और इस वर्ष बहुत रिकॉर्ड तीर्थयात्रियों ने, श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए हैं, जबकि 3 महीने का कालखंड ऐसा रहा है कि पूरी तरह से आपदा रही है, बारिश रही है, भारी बारिश, लैंडस्लाइड हुआ, लेकिन बाबा की कृपा से 17.5 लाख से अधिक तीर्थयात्री बाबा के दर्शन करने आए हैं। वहीं आज सुबह भैया दूज के पर्व पर यमुनोत्री धाम के कपाट भी बंद हो गए। इस मौके पर तीर्थ पुरोहित, मंदिर समिति के सदस्य सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। अब शीतकाल में 6 माह तक मां यमुना की भोग मूर्ति के दर्शन शीतकालीन प्रवास खरसाली में होंगे। यमुनोत्री मंदिर समिति के तीर्थ पुरोहित विपिन उनियाल ने बताया कि यमुनोत्री धाम में यमुना मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद किए गए हैं। उत्सव डोली खरसाली के लिए रवाना हो गई है। या श्री स्वयं सुकृतनाम भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां च हृदयां हृदये सुबुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजनां प्रभवस्तु लज्जातां कर्मतास्म परिपालय देवी विश्वम्। आज भैया दूज के पावन पर्व पर श्री यमुनोत्री धाम से आप सभी को भैया दूज के पावन पर्व की अनंत अनंत मंगल शुभकामनाएं। आज 6 माह के बाद माँ यमुना जी के आज कपाट अभी 12:30 बजे शुभ मुहूर्त में अब 6 माह के लिए बढ़ा दिए गए हैं। वहीं गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने के बाद आज मां की उत्सव डोली अपने शीतकालीन प्रवास मुखबा गांव पहुंच गई। गंगा सभा के अध्यक्ष अशोक सेमवाल ने तीर्थयात्रियों से अपील की है कि शीतकाल में वो मां गंगा के दर्शन के लिए मुखबा पहुंचें। बंद होने के बाद भैया दूज के दिन अपने मायके गंगा जी आ गई है। अब हम देश विदेश के समस्त श्रद्धालु यात्रियों से अनुरोध करेंगे, हम ही क्या, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो कथन है
उसको यथार्थ करते हुए हम देश विदेश से सभी यात्रीगणों से अनुरोध करते हैं कि अब शीतकालीन का जो दर्शन है वो यहाँ पे जो है अभी ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक, मई तक जो है यहाँ पे जो है देश विदेश के आने वाले श्रद्धालु यात्रियों को यही प्रदर्शन होंगे। वीरचंद सिंह गढ़वाली विश्वविद्यालय में आयोजित होने जा रहे विचार मंथन को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर परविंदर कौशल ने बताया कि 27 और 28 अक्टूबर को यूनिवर्सिटी के वानिकी महाविद्यालय रानीचौरी में 14वां विचार मंथन सत्र आयोजित किया जाएगा। इस विचार मंथन में देश के सभी 74 कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति शामिल हो रहे हैं। फॉरेस्ट्री विश्वविद्यालय जो है हमारा बरसार में इसका हेडक्वार्टर है, रानीचौरी में एक कैंपस है हमारा, और इसी परिसर में, रानीचौरी परिसर में जो है इंडियन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ एसोसिएशन जो है जो राष्ट्रीय स्तर का एक वाइस चांसलर्स लेवल का ग्रुप है कृषि विश्वविद्यालयों का। उनके तत्वाधान में हमारे इस कैंपस में और हमारा विश्वविद्यालय मिलकर जो है एक प्रोग्राम कर रहे हैं इको टूरिज्म पर, एग्री इको टूरिज्म। वानिकी विश्वविद्यालय परिसर रानीचौरी के निदेशक तारा सिंह मेहरा ने बताया कि कार्यक्रम की सभी तैयारियां अंतिम चरण में है। उन्होंने बताया कि खेती को जंगली जानवरों द्वारा पहुंचाए जा रहे नुकसान और उसके बचाव पर भी मंथन करने के साथ ही एग्री इको टूरिज्म विकल्प के तौर पर युवाओं और किसानों के लिए कैसे फायदेमंद साबित हो सकता है, इसको लेकर सत्र में विचार विमर्श किया जाएगा। इको टूरिज्म एक अल्टरनेटिव के रूप में, एक विकल्प के रूप में कैसे फार्मर्स को फ़ायदा पहुंचाएगा, कैसे ये यहाँ के विद्यार्थियों को ज्ञान देगा और कैसे ये यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स या जो हमारे कर्मचारीगण हैं उनका कैसे ज्ञानवर्धन करेगा। इसका जो मेन जो उद्देश्य है इस ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन का, ये इन सभी बातों को ध्यान में रख के यहाँ पे किया गया है। आज 23 अक्टूबर को जनपद उत्तरकाशी के गंगोत्री नेशनल पार्क में संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया गया। इस मौके पर गंगोत्री नेशनल पार्क के क्षेत्रों में हिम तेंदुए के संरक्षण और जागरूकता के लिए एक अभियान चलाया गया। ये कार्यक्रम हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए वैश्विक जागरूकता बढ़ाने का प्रयास है। पार्क के उप निदेशक हरीश नेगी ने बताया कि गंगोत्री नेशनल पार्क हिम तेंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण निवास स्थान माना जाता है। हमारा प्रयास है कि हिम तेंदुआ आधारित टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके। जैसा कि सर ने बताया आपको कि आज हम जो है इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे मना रहे हैं, तो इस उपलक्ष्य में जो है उत्तरकाशी डिवीज़न और गंगोत्री नेशनल पार्क इसको संयुक्त रूप से जो है आयोजित कर रहा है। तो जैसा कि इसमें बताया गया है कि 23 आज 23 अक्टूबर को हम इस स्नो लेपर्ड डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसमें हमने 23 मिनट्स कम से कम हमने इसको एक फिजिकल एक्टिविटी को देना है। इसका मेन थीम तो ये है। इसके अलावा एक हम जो है मैराथन यहाँ पे कर रहे हैं। और जहाँ तक गंगोत्री नेशनल पार्क और स्नो लेपर्ड का सवाल है, तो हमारे देश में 124 स्नो लेपर्ड हैं इस समय काउंटिंग में, और उसमें हमारा गंगोत्री नेशनल पार्क का 34 से 35 के अराउंड हमारे पास स्नो लेपर्ड की संख्या इस समय है। डीएफओ देवी प्रसाद बलूनी ने कहा कि हिम तेंदुए न केवल हमारी जैव विविधता का हिस्सा हैं, बल्कि इनके संरक्षण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम भी उठाए जा रहे हैं। लेपर्ड कंजर्वेशन है, उसकी महत्ता को देखते हुए वर्ल्ड वाइड आज पूरे विश्व में इसको हम मना रहे हैं। हमारे देश में चूँकि लद्दाख, उत्तराखंड, अरुणाचल, जितने भी हिमाचल प्रदेश जो हमारे पर्वतीय राज्य हैं वहाँ स्नो लेपर्ड पाया जाता है और हमारे उत्तराखंड में भी है। और ये जो गंगोत्री नेशनल पार्क जिसकी स्थापना हुई है, स्पेशली इसकी जो फ्लैगशिप स्पीसीज़ है वो स्नो लेपर्ड ही है। तो आज स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन को बढ़ावा देने के लिए ये टॉप प्रेडेटर है हमारे बाहर हिमालयज का। इसका रहना क्यों ज़रूरी है, इसके रहने से किस तरह से हमारी जो बायोडायवर्सिटी है उसके लिए शुभ संकेत रहेंगे। तो इन्हीं चीज़ों को मोटिवेट करने के लिए, पब्लिक को जागरूक करने के लिए आज ये 23 तारीख को ये जो मनाया जा रहा है, इसका जो #23x23 यानी 23 मिनट कोई फिजिकल एक्टिविटी करवानी है जिससे कि स्नो लेपर्ड के उसको हम प्रमोट कर सकें।
वहीं बागेश्वर में भी वन प्रभाग के तहत हिम तेंदुआ दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का विषय हिम तेंदुआ हिमालय का गौरव, संरक्षण हमारा दायित्व रहा। इस अवसर पर वन विभाग के अधिकारियों, स्कूली बच्चों और स्थानीय नागरिकों ने हिम तेंदुए के संरक्षण का संकल्प लिया। इस मौके पर साइकिल रैली के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। उप विभागीय अधिकारी तनुजा परिहार ने कहा कि पिंडारी क्षेत्र में भी हिम तेंदुआ विचरण करता है। इसके संरक्षण के लिए केवल सरकार ही नहीं बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो अपने परिवेश को स्वच्छ और वन्य जीव अनुकूल बनाएं। आज हम लोग हिम तेंदुए के संरक्षण के लिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं बागेश्वर में पिंडारी क्षेत्र में काफ़ी मात्रा में हिम तेंदुआ मिलता है जो कि काफ़ी दुर्लभ जीव है। आज हम लोगों ने डिफरेंट प्रोग्राम रखे हैं हिम तेंदुआ के संरक्षण के लिए, जिसपे आज अभी 9:30 बजे हमने बागेश्वर रेंज ऑफिस से एक साइकिल रैली निकाली है। साइकिल रैली में 23 मिनट्स की साइकिलिंग है, जिसमें कई सारे लोगों के साथ साथ हमारे स्टाफ ने भी प्रतिभाग किया है। इसके बाद हमने एक हाइकिंग प्रोग्राम रखा है जो कि माँ चंडिका देवी तक जाएगा। उसमें 2300 स्टेप्स के साथ वहाँ की साफ़ सफाई होगी। रास्ते में लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जाएगा। उत्तराखंड में सर्दियों की चारधाम यात्रा को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तराखंड होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने बड़ी पहल की है। मसूरी में मीडिया से बातचीत में एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संदीप साहनी ने ऐलान किया कि इस वर्ष उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिलों में यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को होटल में ठहरने पर 50% तक की छूट दी जाएगी। उन्होंने बताया कि ये निर्णय एसोसिएशन ने स्वयं लिया है ताकि राज्य सरकार के पर्यटन को 12मासी बनाने के विजन को बल मिल सके। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के उस निर्देश का भी स्वागत किया जिसमें उन्होंने गढ़वाल मंडल विकास निगम को यात्रियों को यात्रा किराए और ठहराव में 50% की छूट देने के आदेश दिए हैं। संदीप साहनी ने कहा कि राज्य सरकार का ये कदम ऐतिहासिक है। एसोसिएशन इसमें भागीदार बनकर उत्तराखंड को 12मासी पर्यटन राज्य बनाने के लक्ष्य में सहयोग देगी। जो भी यात्री हमारे शीतकालीन यात्रा के लिए आ रहे हैं उन्हें चाहे वो जोशीमठ हो, चाहे वो उत्तरकाशी हो, चाहे रुद्रप्रयाग हो, इन जिलों में मेन पड़ाव हैं, इन सब जगह लोगों को फेलिसिटेट भी करें, उनका स्वागत भी करें और उनका जो अनुभव है एक अच्छा हो। इसके तहत स्पेशल डिस्काउंट्स देंगे, स्पेशल स्कीम्स देंगे। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से पक्षी प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है। WWF के साथ शिकारी पक्षियों पर किए जा रहे कॉर्बेट प्रशासन के शोध में एक पक्षी को लेकर चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। यहां प्रवासी पक्षी बनकर आए पलास फिश ईगल समेत 9 प्रजातियां अब यहां घोंसले बनाने लगी हैं, जिसमें कॉर्बेट प्रशासन उत्साहित है। साथ ही उनकी सुरक्षा के लिए भी पार्क प्रशासन की तरफ से जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। प्रजातियां ऐसी हैं जो कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के क्षेत्र में नेस्टिंग भी कर रही है, यानी अपना घोंसला बना के वहाँ पर अपने बच्चों को, अंडों से बच्चों को सेती हैं। उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण जो प्रजाति है वो है पलाश फिश ईगल। पलाश फिश ईगल जनरली बहुत कम इस क्षेत्र में देखा जाता है। पहले तो उसको प्रवासी हम मानते हैं प्राइमरीली, बट हमने देखा है कि उत्तराखंड में कुछ क्षेत्रों में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में लैंसडाउन का जो वन प्रभाग है उसके क्षेत्र में और आसन बैराज में हमने उसके घोंसले भी नोट किए हैं। सुरक्षा के लिए हमको जो प्रबंध किए जाने हैं उनकी आवश्यकता महसूस की गई, हम उसको कर रहे हैं। वहीं ठंड की दस्तक के साथ ही कॉर्बेट पार्क के आसपास प्रवासी पक्षियों का आना शुरू हो गया है। ऐसे भी कॉर्बेट पार्क प्रशासन ने इस इलाके में मुस्तैदी बढ़ा दी है ताकि इन पक्षियों को शिकारियों की नजर से बचाया जा सके। जैसे ही सर्दियों का मौसम शुरू होता है, बहुत सारे प्रवासी पक्षी जो होते हैं जो माइग्रेट करते हैं बहुत लंबे डिस्टेंस से, कई तो उसमें रशिया और बाकी क्षेत्र से भी आते हैं, अफगानिस्तान वगैरह क्षेत्र से, वो सारे के सारे विंटर्स में माइग्रेट करके इस क्षेत्र में आ जाते हैं। उनका माइग्रेशन जो है अब शुरू हो रहा है। शुरुआत में कुछ पक्षी आने भी शुरू हो गए हैं। हमारे लिए जो चुनौती बन जाती है वो ये कि उनका जो हम पारिस्थितिक तंत्र है उसको इस तरह से मेंटेन करें कि उनको प्रॉब्लम ना हो यहाँ पर आने का। उन सब चीज़ों के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। हमने अपने स्टाफ को अलर्ट कर दिया है, कोई भी पक्षी का शिकार या कोई ऐसी समस्या जो है वो ना होने पाए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। क्या बात है, बहुत ठीक लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह। फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ।
और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के। और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सचिवालय में नवंबर माह में प्रस्तावित रजत जयंती समारोह की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने के मौके पर रजत जयंती समारोह का आयोजन प्रदेश भर में किया जाए। बैठक के दौरान 1 नवंबर से 9 नवंबर तक पूरे प्रदेश में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि प्रदर्शनी के जरिए पिछले 25 साल की उपलब्धियों के साथ ही अगले 25 सालों का रोड मैप भी प्रदर्शित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनपद स्तरीय एवं राज्य स्तरीय कार्यक्रमों को सभी विभाग आपसी तालमेल के साथ आयोजित करें। मुख्य सचिव ने कहा कि 1 नवंबर से 9 नवंबर तक प्रत्येक दिन विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए। उन्होंने कार्यक्रमों में श्रमिकों, किसानों, पूर्व सैनिकों और महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। वहीं स्थापना दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर देहरादून जिलाधिकारी सविन बंसल ने भी अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने रजत जयंती सप्ताह में जिला मुख्यालय सहित ब्लॉक एवं तहसीलों में प्रतिदिन आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की समयबद्ध तैयारी सुनिश्चित करते हुए जन सहभागिता बढ़ाने के निर्देश दिए। इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि रजत जयंती सप्ताह के अवसर पर नारी शक्ति दिवस, सुशासन दिवस, यूथ स्पोर्ट्स, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, शहीदों को नमन, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत, रोजगार दिवस, स्वदेशी खाद्य, विकास का सफर जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर आधारित भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सुशासन दिवस पर प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर वृहद बहुउद्देशीय शिविर आयोजित करते हुए आम जनता की समस्याओं का मौके पर समाधान किया जाए। यूथ दिवस पर क्रॉस कंट्री दौड़, पैराग्लाइडिंग, हॉट बलून सहित अन्य एडवेंचर स्पोर्ट्स प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाए। इसके अलावा जिलाधिकारी ने शिक्षण संस्थानों में विजन 2050 विषय पर गोष्ठी, निबंध, पेंटिंग आदि प्रतियोगिताएं आयोजित करने के भी निर्देश दिए। हाथियों के साथ सड़क हादसे और ट्रेनों के बीच टक्कर की घटनाएं वन्यजीव संरक्षण के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है, जिसको लेकर रेलवे, परिवहन विभाग और वन विभाग लगातार काम कर रहा है। इसी कड़ी में परिवहन विभाग सड़क मार्ग पर गाड़ियों की रफ्तार पर अंकुश लगाने के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है। साथ ही रेलवे तराई केंद्रीय वन प्रभाग क्षेत्र से गुजरने वाली रेल लाइनों पर अलर्ट सिस्टम लगाने की नई पहल कर रहा है। इससे समय रहते हाथियों की लोकेशन रेलवे कंट्रोल रूम के जरिए लोको पायलट को मिल जाएगी। तराई केंद्रीय वन प्रभाग के डीएफओ यूसी तिवारी ने इन कोशिशों से दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने की उम्मीद जताई है। तो आजकल हल्द्वानी और जो रामपुर रोड है, इस पर जो वन क्षेत्र है उसमें जो आरटीओ डिपार्टमेंट है, ये लोग अपनी तरफ से स्पीड लिमिट को इन्फोर्स कर रहे हैं, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। रेलवे के द्वारा एक नई पहल की जा रही है जहां पर कि वो रेलवे ट्रैक के अलोंग एक एनिमल इंट्रूजन सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं, जिससे कि यदि रात को या टाइम बे टाइम कभी भी हाथी रेलवे ट्रैक के समीप आते हैं तो उसकी सूचना कंट्रोल रूम को चली जाएगी कि वो एग्जैक्टली किस प्लेस पर हैं, और जो आने जाने वाली रेलें हैं उनके जो लोको पायलट हैं उनको फिर उसके अनुसार अलर्ट कर दिया जाएगा कि, और हम उम्मीद करते हैं कि अगर ये इफेक्टिवली काम करने लग जाएगा तो इससे हाथियों की सुरक्षा में बहुत मदद मिलेगी। और जो पिछले कई सालों में रेलवे एक्सीडेंट में काफ़ी हाथियों की डेथ हुई है, उससे शायद हम अपने हाथियों को बचा पाएंगे। दीपावली के मौके पर देहरादून के बाजारों में खूब रौनक दिखाई दी, जिससे व्यापारियों के चेहरे भी खिले नजर आए। इस त्योहारी सीजन में लोगों ने जमकर खरीदारी की। दून उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष पंकज गुप्ता ने बताया कि लंबे समय से मार्केट बहुत डाउन था, लेकिन पिछले 10 दिनों से मार्केट में एकदम उछाल आया। उन्होंने कहा कि लोगों ने जमकर खरीदारी की है और हर क्षेत्र में व्यापारियों के चेहरे खिलते दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि ऑटोमोबाइल, ज्वेलरी, कपड़े, पटाखे, फूल और अन्य गिफ्ट से संबंधित चीजों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। उन्होंने कहा कि इसकी मुख्य वजह जीएसटी का घटना भी माना जा रहा है, क्योंकि लंबे समय से लोग इसका इंतजार कर रहे थे। देखिए, बहुत लंबा हमने जो है रेनी सीजन देखा है, जिसकी वजह से मार्केट जो है बहुत डाउन था, बट पिछले 10 दिन से जो है बड़ा अच्छा मार्केट रहा है।
लोगों में उत्साह था, बाज़ार में आज निकले हैं, परचेजिंग किया है और हर सेक्टर में उन्होंने परचेजिंग किया, चाहे वो जेम्स एंड ज्वेलरी था, चाहे वो मिठाई का था, चाहे पटाखों का था, चाहे वो मेवा का था या गिफ्ट्स से रिलेटेड था, कपड़ों का था। हर तरीके का परचेज जो है लोगों ने खुल के इस बार दिल से परचेज किया है। जीएसटी के रेट कम होना भी एक बहुत बड़ा कारण था। भाई बहन के प्रेम का प्रतीक पर्व भाई दूज देहरादून में भी आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये पर्व हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। श्री सनातन धर्म मंदिर नेहरू कॉलोनी के पंडित रमाकांत नौटियाल ने बताया कि शास्त्रों में लिखा है कि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि पर यम के देवता यमराज अपनी बहन यमुना जी के घर गए थे। भाई दूज की मुख्य कहानी यमराज और उनकी बहन यमुना से जुड़ी है। इसकी महत्ता ये क्यों मनाया जाता है, इसका क्योंकि यह भाई और बहन का प्रेम का, स्नेह का बंधन है, प्यार का बंधन है और दोनों ही एक दूसरे की रक्षा के लिए यह व्रत को मनाते हैं। विशेष करके कहानी ये है कि यम और यमी ये दोनों भाई बहन हैं। तो यमराज जी इस दिन क्या करते हैं, यमी यमुना नदी में यमुना के पास जाते हैं। वो जो उनकी बहन है यमी ही यमुना है, तो उनके पास जाते हैं और वह उनका यमुना जी उनका तिलक करते हुए उनकी दीर्घ आयु के लिए कामना करती है। इसी तरह से कहानी ये भी है कि जो इस दिन यमुना नदी में स्नान करता है तो यमराज उसको क्या अभयदान देता है या उम्र को बढ़ाता है। वहीं देहरादून निवासी सुहानी ने बताया कि भाई को टीका कर उसकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। इससे भाई बहन के बीच आपसी स्नेह और भी ज्यादा प्रगाढ़ हो जाता है। हम लोग हमेशा ही भाई दूज का त्यौहार मनाया जाता है और इससे हम दोनों भाई बहनों के बीच में प्रेम बढ़ता है एंड हमारे बीच के जो भी झगड़े होते हैं वो सब सॉल्व हो जाते हैं। एंड हमेशा हम उनको उपहार में उनको लंबी कामना के लिए उनके हमेशा टीका वगैरह करते हैं, गोला वगैरह देते हैं, बदले में वो हमको हमेशा गिफ्ट्स देते हैं। वहीं एक अन्य स्थानीय निवासी मयंक ने कहा कि वो हर साल की तरह इस बार भी बहन के घर भाई दूज मनाने आए हैं। मैं भी अपनी बहन के घर आया था वो भाई दूज को मनाने के लिए। हम हर साल ये त्यौहार मनाते हैं। मेरी बहन मेरे को वो उपहार में गोला देती है और हम उसको बदले में गिफ्ट वगैरह देते हैं बहुत सारे। और हर साल ये त्यौहार आता है और हम हमेशा इसके लिए इंटरेस्टेड रहते हैं, हमेशा इस त्यौहार को मनाने के लिए। इस साल मानसून सीजन लंबा होने के कारण चमोली में राज्य पुष्प ब्रह्मकमल का दायरा बढ़ा है। ब्रह्मकमल उन स्थानों पर भी खिला है जहां बीते कई वर्षों से वो नजर नहीं आ रहा था। खास बात यह है कि अगस्त या सितंबर के दूसरे सप्ताह तक ही खिले रहने वाला ब्रह्मकमल इस वर्ष लगातार बारिश के चलते अक्टूबर माह में भी खिला हुआ नजर आ रहा है। केदारनाथ वन प्रभाग के प्रभागीय वनाधिकारी सर्वेश दुबे ने बताया कि इस बार लगातार बारिश होने के चलते ब्रह्मकमल बड़ी संख्या में खिला हुआ है। वर्षों बाद इतनी बड़ी संख्या में ब्रह्मकमल का खिलना सुखद है। जिले में विभिन्न ऊंचाई के स्थानों में ज़्यादा बारिश से, लगातार बारिश से मौसम में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, ठंडा रहा है और अपेक्षाकृत इसलिए काफ़ी दिन से जो हमारा राजपुष्प ब्रह्मकमल अच्छा मात्रा में अभी तक खिला हुआ है। तो ये बड़े प्रसन्नता की बात है कि जो ब्रह्मकमल हमारा एक महीने पहले ही लगभग अगस्त के लास्ट में समाप्त हो जाता था, वो इस बार पूरे सितंबर और अभी तक भी खिला हुआ है। वहीं राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर के वनस्पति विज्ञान की एचओडी प्रियंका उनियाल ने बताया कि जलवायु परिवर्तन का असर ब्रह्मकमल पर भी दिख रहा है। पूर्व में ब्रह्मकमल नंदाष्टमी तक ही खिला रहता था। जो ब्रह्मकमल है वो भी जिसका कि मैच्योरिटी लगभग जो हमारा जो लोक पर्व नंदाष्टमी का होता है उसके आसपास ये मैच्योर हो जाता है जनरली, लेकिन अभी तक इसका जो फूलों का खिलना जो है वो देखा जा रहा है। वो इसी वजह से है क्योंकि जलवायु परिवर्तन का असर पौधों के ऊपर भी आता है। देहरादून पुलिस ने हाल में दून अस्पताल के सामने एक युवक को गोली मारने की घटना का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
इस मामले में कुछ अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार करने के लिए पुलिस दबिश दे रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने मीडिया को बताया कि मुखबिर की सूचना के आधार पर एक वाहन का पीछा किया गया। आरोपियों ने पुलिस पर भी जानलेवा हमले की नीयत से फायर किया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा में किए गए जवाबी फायर में 2 अभियुक्तों के पैर पर गोली लग गई, जिनके पास से पुलिस टीम को 2 तमंचे तथा 4 जिंदा व 2 खोखा कारतूस बरामद हुए। एक अन्य आरोपी भागने में कामयाब हो गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। पुलिस के मुताबिक इन आरोपियों ने दून अस्पताल के पास एक व्यक्ति को गोली मार दी थी। देर रात्रि सूचना के आधार पर कि संदिग्ध वाहन में इस तरह से मिलाल तप्पड़ और डोईवाला क्षेत्र जो हमारा देहात का क्षेत्र पड़ता है, उस एरिया से जाने की संभावना बताई गई थी, जिसके आधार पर विवेचक और अन्य टीमें हमारी चेकिंग में देर रात्रि तक लगी थी। और सूचना के आधार पर जब इनको रोका गया तो ये रुकने के बजाय यहाँ पर एक कच्चा रास्ता है काली मंदिर के पास, वहाँ पर स्कूटी के साथ भाग गए और स्कूटी गिरने के उपरांत इनके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया था। जावी फायरिंग में भी 2 बदमाश जो आइडेंटिफाइड हुए, जिसका नाम है सोहेल और सानू, इनको गोली लगी थी, जो कुछ दिन पूर्व दून अस्पताल के बाहर इसी विवाद में जो है गोली चलाने में आरोपित थे और जिसकी तलाश पुलिस द्वारा की जा रही थी। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। जयकारों के साथ शीतकाल के लिए बंद हुए केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट। मां गंगा भी मुखबा में हुई विराजमान। 6 माह तक शीतकालीन प्रवास में हो सकेंगे दर्शन। चंद्र सिंह गढ़वाली विश्वविद्यालय में जुटेंगे देश भर के 74 कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति। 27 अक्टूबर से होगा 2 दिवसीय विचार मंथन सत्र का आयोजन। प्रदेश में हिम तेंदुओं को संरक्षण देने में जुटा है वन विभाग। गंगोत्री नेशनल पार्क में सर्वाधिक 35 हिम तेंदुए। वन्य जीव पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। प्रदेश में शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देंगे होटल व्यवसायी। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिले के सभी होटल देंगे 50% की छूट। और सर्दियों की दस्तक के साथ ही कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में उमड़ने लगे प्रवासी पक्षी। पार्क प्रशासन ने बढ़ाई मुस्तैदी। प्रदेश से जुड़े अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है DD News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड। हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज DD News उत्तराखंड को भी आप फॉलो करें। नमस्कार।